Hello students, we were on question number 5th of exercise 10.4. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws the ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and the distance between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? So अब आप इस क्वेश्चन में रेशमा, सलमा और मनदीप ना मेंशन करके यू विल यूज़ आर, एस एंड एम. इससे आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाइड लगेगा. This is your circle. Okay, and you take 3 points, one for Reshma, other for Salma and third one for Mandeep, M. Okay, and join these points R to S, S to M. Let the center of the circle be O, joining O to R, O to S and O to M. Okay, now for the proving that you have to find the distance between Reshma and Mandeep, a straight distance between Reshma and Mandeep. That is what you have to find. So you will first draw perpendicular OA on RS and OB on SM. So you write construction, draw perpendicular OA and OB on RS and SM respectively. Now you know that it is given RS is equals to SM, 6 centimeter each. So and also you know that when you draw perpendicular from center to the chord, it bisects the chord. यानी कि AR equal to AS होगा. ठीक है. एंड सिमिलरली परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड. अगर आप ये थ्योरम यूज़ करते हो तो ओ बी क्या कर रहा है, बी पॉइंट से आपका जो ये है एस एम, इट विल बी बाइसेक्टेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि एस बी विल बी इक्वल टू बी एम. ठीक है, एस बी इक्वल टू बी एम. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको पता है कि आर एस और एस एम आपको 6 दे रखा है और आपको पता है कि आर और एस एम जब इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, यानी कि ए आर विल बी इक्वल टू ए एस, बी एस विल बी इक्वल टू बी एम. और ये सारे किसके इक्वल होंगे, इट विल बी ऑल इक्वल टू 3 मीटर, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 6 मीटर का था. ओके, अब नाउ ओ आर भी रेडियस है, ओ एस भी रेडियस है, ओ एम भी. तो ओ आर इक्वल टू ओ एस इक्वल टू ओ एम किसके इक्वल होगा, ये 5 मीटर के. ये सब 5 मीटर हो गए. ओके, नाउ अगर आप ट्राइंगल ओ ए आर कंसिडर करते हो तो ट्राइंगल ओ ए आर राइट एंगल्ड है एट ए. अब आप इसमें पाइथागोरस यूज करते हो तो यू राइट ओ ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर. तो ओ आर की लेंथ है 5, ए आर की लेंथ है 3. तो यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ओ ए. इट विल बी 25 माइनस 9 अंडर रूट. तो क्या आएगा, 25 माइनस 9 करोगे 16 आएगा, 16 का अंडर रूट करोगे 4 आएगा. तो फ्रॉम पाइथागोरस यू विल गेट ओ ए इक्वल टू 4 मीटर. ओ ए की लेंथ 4 मीटर आ गई. अब देखो ओ आर एस एम, ये काइट बना रहे हैं जिसमें ओ आर तो इक्वल है ओ एम के, आर एस इक्वल है एस एम के, आर एस इक्वल है एम एस के. ठीक है, अब जो डायगनल होते हैं काइट के, प्रॉपर्टी होती है काइट की, जो डायगनल होते हैं काइट के वो परपेंडिकुलर होते हैं, और जो डायगनल कॉमन है बोथ द आइसोसेलेस ट्राइंगल को, वो बाइसेक्ट होता है दूसरे डायगनल से. यानी कि देखो जैसे आपने ये इसको काइट कंसिडर करा ओ आर एस एम को, जिसमें ओ आर इक्वल टू एस ओ एम है और आर एस इक्वल टू एम एस है. अब इसमें एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन रहे हैं दो. कौन कौन से, एक तो ओ आर एस, वाई बिकॉज इसमें ओ आर इक्वल टू ओ एस है, और एक और आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन रहा है ओ आर और ओ एम, क्योंकि उसमें भी ओ एम और ओ एस इक्वल है. तो डायगनल जो ओ एस है वो एक साइड है जो कि दोनों आइसोस्केलेस ट्राइंगल के कॉमन है, और जो साइड आइसोस्केलेस ट्राइंगल को कॉमन होती है एक काइट के अंदर, वो दूसरे डायगनल को बाइसेक्ट करती है. यानी कि अगर हम एक पॉइंट लें तो ये वाला जो डायगनल है वो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है दो इक्वल पार्ट्स में. तो एंगल आर सी एस क्या होगा, एंगल आर सी एस, अगर मैं इस पॉइंट को सी नाम दे दूं तो एंगल आर सी एस किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री. क्यों, क्योंकि डायगनल्स जो होते हैं काइट के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के. तो आर सी परपेंडिकुलर हो गया सी एम, आर सी और सी एम इक्वल हो गए हमारे.
इक्वल क्यों हुए? क्योंकि जो आपका कॉमन जो लाइन आ रहा है, कॉमन जो डायगनल है दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल के ओ एस वाला, वो आपका डायगनल जो है काइट का आर एम उसे बाइसेक्ट कर देगा। तो यानी कि आर सी इक्वल टू सी एम हो गए और एंगल आर सी एस किसके इक्वल हो गया? 90 डिग्री के। अगर अब आप ट्राइंगल निकालते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, ओ आर एस ट्राइंगल का अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो आप क्या लिखोगे? हाफ इंटू ओ ए, हाफ इंटू ओ ए इंटू आर एस, हाफ इंटू ओ ए इंटू आर एस। अगर आप आर एस को बेस लेते हो तो ओ ए हाइट हो जाएगी, ठीक है। और या फिर आप लिख सकते हो हाफ इंटू आर सी इंटू ओ एस। अगर आप ओ एस को बेस लेते हो तो आर सी हाइट हो जाएगी, क्योंकि आर सी परपेंडिकुलर है ओ एस के। तो यानी कि आप ट्राइंगल ओ आर एस का एरिया कैसे लिख सकते हो? हाफ इंटू ए ओ इंटू आर एस। जब आपने बेस आर एस लिया तो हाइट हो गई आपकी ए ओ, और ये किसके इक्वल होगा? हाफ, अगर आप बेस क्या लेते हो? ओ एस, तो हाफ इंटू ओ एस इंटू आर सी, इसकी इक्वल होगा ये। अब आपको ए ओ की लेंथ पता है, आपने कैलकुलेट की थी, कितनी थी? 4, ठीक है। आपको आर एस की लेंथ पता है, आर एस की लेंथ गिवन थी 6, ओ एस की लेंथ आपको पता है ये भी कितनी थी? 6, और आप यहाँ से क्या निकाल लोगे? आर सी। ओ एस आपकी जो लेंथ गिवन थी वो रेडियस कितना था? रेडियस था 5 मीटर। तो यानी कि ओ एस की लेंथ कितनी थी? 5। तो ओ एस को 6 नहीं पुट करोगे, ओ एस को यू विल पुट 5। अब देखो यहाँ पर आपका एरिया कितना आया? हाफ इंटू 4 इंटू 6, यानी कि एरिया आ गया 12। तो 12 इक्वल्स टू हो गया हाफ इंटू 5 इंटू आर सी। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो आएगा 24, और 24 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आर सी की लेंथ आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 4.8 मीटर। अब आपको ऑलरेडी पता है कि जो डायगनल है काइट के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आर सी इक्वल टू एम सी था। तो अगर आर सी की लेंथ आपकी 4.8 आई है तो एम सी या सी एम की लेंथ भी कितनी होगी? 4.8। अब टोटल आपकी आर एम क्या होगा? आर सी प्लस सी एम या ट्वाइस ऑफ आर सी लिख दो आप, तो इट विल बी इक्वल टू 9.6 मीटर। तो अब इस वाले क्वेश्चन में जो नई चीज़ हुई वो ये कि आपने इसमें काइट का फंडा यूज़ किया। ओके, let's move to next question. The next question is, a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. Okay. अब आप इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे? इस वाले क्वेश्चन में भी आप यही फंडा यूज़ करोगे कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग अंकुर, सैयद एंड डेविड, यू विल यूज़ ए, एस एंड डी। तो अब देखो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ओके, अब देखो इस फिगर में हमें बोला गया 3 बॉयज़ हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सेटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। यानी कि मैं कहीं पर अंकुर को सेट करा दूं, यहाँ पर सैयद को, और यहाँ पर डेविड को। अभी इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि ए एस इक्वल टू क्या है? ए डी, और इक्वल टू क्या है? एस डी, क्योंकि सब इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। यानी कि ए एस डी इक्वलेटर ट्राइंगल है जिसमें ए एस इक्वल टू एस डी है इक्वल टू ए डी है, ठीक है। और अगर मैं इसका सेंटर लूँ ओ, तो ओ ए क्या हो गया? रेडियस। ओके, अब देखो ओ ए रेडियस है, ओ ए इक्वल टू है 20 मीटर। ओके, अब इन तीनों के पास टेलीफोन है। देखो जो मीडियन होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो पास करता है सरकम सेंटर से। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, सरकम सेंटर का मतलब सेंटर जो है वो ओ है और जो मीडियन होगा वो ओ से पास करेगा, ठीक है। अब जो मीडियन है इक्विलेटरल ट्राइंगल का पास हो सरकम सेंटर ओ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए एस डी ट्राइंगल के इक्विलेटरल ट्राइंगल से वो पास करेगा। अब लेट की ये मीडियन इससे साइड एस डी को कट कर रहा है बी पॉइंट पे। वी नो जो अब ये मीडियन कट कर रहा है इससे, तो यानी कि ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी किसकी इक्वल होगा? 2:1 के। जो मीडियन होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और रेशो कौन सा कट होता है? 2:1 का जो मीडियन का कट होता है और सरकम सेंटर पे
इसको आप थ्योरम होती है एक, मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पास थ्रू सरकम सेंटर। अगर मैं तीनों साइड से मीडियन ड्रॉ करूँ तो वो सरकम सेंटर से पास करते हैं और वो उसे डिवाइड करते हैं इन द रेशियो 2:1। तो यानी कि OA अपॉन OB इक्वल टू क्या हो गया 2/1। OA की लेंथ कितनी है 20, तो OB की लेंथ कितनी आ जाएगी 20/2, यानी कि OB कितना आ गया 10 मीटर। तो अब यहाँ से OA तो था 20 और OB हो गया 10 मीटर। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास। अब AB की लेंथ कितनी हो जाएगी 20 + 10 यानी कि 30 मीटर। अब अगर आप ट्राइंगल लेते हो ABD ट्राइंगल में, ABD ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो। मीडियन ऑब्वियसली 90 डिग्री पे कट कर रहा होगा। तो अब अगर आप इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम लगाते हो पाइथागोरस की, तो क्या आएगा AD² = AB² + BD²। AD की वैल्यू आपको नहीं पता, AB की है 30 और BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू होगी हाफ ऑफ SD। मीडियन का काम क्या होता है कि वो साइड को 2 इक्वल पार्ट में कट करता है। तो यानी कि SB इक्वल टू क्या है, SB इक्वल टू है BD। तो यानी कि अगर पूरी लेंथ आपको नहीं पता और आप सिंपली ये गेस करना चाहते हो कि BD की लेंथ कितनी होगी, तो BD की लेंथ होगी AD की हाफ। AD/2 मैंने से क्यों लिखा, BD की लेंथ है SD की हाफ और SD किसके इक्वल था AD के, तो इसलिए आप BD को लिख सकते हो AD/2। तो इक्वेशन क्या बनेगी AD² = 30² + AD² / 2। तो अगर अब आप इसमें स्क्वायरिंग करते हो 30 की तो क्या आएगा 900 और प्लस क्या आएगा AD²/4 और राइट साइड लेफ्ट साइड पर क्या था AD²। अब AD²/4 को आप कहाँ लेके जाओगे लेफ्ट साइड में, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी AD² = 30² यानी कि 900 प्लस AD/2 होल स्क्वायर यानी कि AD²/4। ठीक है, तो अब इसलिए आप इसे क्या लिखोगे AD² को आप लेफ्ट साइड पर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा AD² - AD²/4। तो इसका मतलब आएगा 3 AD² / 4 = 900। 3 AD² / 4 इक्वल टू क्या है 900। ओके, तो अब यहाँ से AD² कितना आ जाएगा 900 × 4/3, तो यू विल गेट 1200 आ गया। AD² की वैल्यू आ गई 1200। तो जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो AD की लेंथ कितनी आएगी 20√3। तो अब AD की लेंथ अगर 20√3 है तो यानी कि SD भी 20√3 है और आपका AS भी 20√3 है। तो यानी कि टेलीफोन वायर की लेंथ कितनी है 20√3 मीटर। नाउ सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आपके जो भी डाउट हो यू कैन पोस्ट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स कम टू अदर टॉपिक, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। देखो अभी तक हमने पढ़ा था कॉर्ड के बारे में, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। देखो इसमें सबसे पहले थ्योरम आपको दे रखी है, इफ 2 chords ऑफ a circle are equal then their corresponding arcs are congruent and conversely if 2 arcs are congruent then the corresponding chords are equal। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर इसमें 2 chords में ड्रॉ करूं AB और CD, अगर AB और CD इक्वल है तो आर्क AB विल बी इक्वल टू आर्क CD। और कन्वर्सली का क्या मतलब हो गया कि अगर आर्क AB और आर्क CD हैं वो इक्वल है तो AB और CD भी इक्वल होंगे।